कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति? इस वक्त उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए संसद भवन में वोट डालने का काम शुरू हो चुका है। क्या हामिद अंसारी राधाकृष्णन साहब के बाद दूसरे ऐसे शख्स बनेंगे जिनको 2 टर्म मिलेंगे उपराष्ट्रपति के तौर पर? इस पर सबकी निगाह है। उनको यूपीए के उम्मीदवार हामिद अंसारी को चुनौती दे रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार जसवंत सिंह, जो कि सांसद है दार्जिलिंग से। कैसा मुकाबला है, क्या गणित कहता है, आइए सबसे पहले एक नजर इस पर डालते हैं। कौन बनेगा देश का नया उपराष्ट्रपति? क्या फिर चुने जाएंगे हामिद अंसारी, या फिर जसवंत मारेंगे चुनावी बाजी? देश के नए उपराष्ट्रपति का आज होगा फैसला। यूपी उम्मीदवार हामिद अंसारी और एनडीए उम्मीदवार जसवंत सिंह के बीच सीधी टक्कर है। यूपी के उम्मीदवार हामिद अंसारी की जगह पहले ममता बनर्जी किसी और को उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर देखना चाहती थी, लेकिन अब उनके भी तेवर ढीले पड़ गए हैं। ममता ने भी हामिद अंसारी को समर्थन करने का मन बना लिया है। Hamid Ansari, and his victory is a foregone conclusion. He's definitely going to win. We are getting support from different quarters. ममता के साथ आने से हामिद अंसारी का दोबारा उपराष्ट्रपति भी बनना लगभग तय है, लेकिन एनडीए भी कम हाथ पांव नहीं मार रही है। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में जसवंत सिंह का पलड़ा भारी नहीं है, लेकिन गठबंधन के लिए सुकून की बात यह है कि जयललिता ने जसवंत सिंह को समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि बीजू जनता दल ने उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालने का फैसला लिया है। फिलहाल किसकी होगी जीत और किसकी हार, इसका फैसला भी आज हो जाएगा, जब उपराष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेंगे। लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्यों समेत कुल 790 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालेंगे, जिनमें यूपीए और यूपीए को समर्थन देने वाले सांसदों की तादाद कुछ इस तरह से है। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कांग्रेस के कुल 278 सांसद हैं, जेएमके के 25, तृणमूल के 28, एनसीपी के 16, आरएलडी के 5, एनसीपी के 5 सांसद, समाजवादी पार्टी के 31, बीएसपी के 36 और आरजेडी के 6 सांसद, कुल मिलाकर हुए 430। वहीं एनडीए के सांसदों का आंकड़ा देखिए, दोनों सदनों में बीजेपी के 163 सदस्य हैं, जेडीयू के 29, शिवसेना के 15 और अकाली दल के 7 सदस्य हैं। एआईएडीएमके भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देगी और इसके कुल 14 सांसद हैं, कुल मिलाकर हुए 214। जानकारों की माने तो अब तक पार्टियों ने जो तय किया है उसके मुताबिक आंकड़ों में भारी दिख रहे हैं हामिद अंसारी। माना जा रहा है कि उनका दोबारा उपराष्ट्रपति बनना भी करीब करीब तय है। उपराष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल को लेकर तो यूपीए निश्चिंत है। लोकसभा और राज्यसभा में अपनी तादाद को देखते हुए तो यही लगता है कि हामिद अंसारी सब पर भारी। उससे भारी ये भी कि उपराष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद ये दूसरा मौका होगा जब हामिद अंसारी दूसरी बार इस पद पर आसीन होंगे। कैमरामैन शिव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो पोलिंग शुरू हो चुकी है। शमशेर सिंह मेरे सहयोगी जो है वो सीधे जुड़ रहे हैं विजय चौक से, उनके पास भी चलेंगे। आलोक मेहता हमारे साथ स्टूडियो बने हुए। शमशेर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या कितना समय रखा गया और काउंटिंग कितने बजे होगी, नतीजा कितने बजे पता लगेगा आज? देखिए सुमित, 10 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान होगा। इसके बाद 6 से 7 बजे 1 घंटे का वक्त रखा गया है, क्योंकि 1 घंटे काफी होंगे जब काउंटिंग होगी और फिर तब तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वक्त है, मतदान शुरू हो गया, प्रधानमंत्री आ गए हैं और सबसे कई सारी चीजें हैं जो आपको मैं यहां दर्शकों को बताना चाहूंगा। जो राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच अंतर यह है कि इसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी वोट करेंगे। तो चर्चा ये है कि सचिन भी आएंगे, रेखा भी आएंगी, इस बार मतदान के लिए आ सकती हैं। इसके अलावा जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, लिहाजा वो वोटिंग नहीं कर सकेंगे, वो नहीं आएंगे। लेकिन जो दूसरे उम्मीदवार हैं जसवंत सिंह, वो चूंकि लोकसभा के सदस्य हैं, वो वोटिंग करेंगे। तो ये थोड़ा सा अंतर है अगर आप राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव में देखें। लेकिन मतदान शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और 5 बजे तक मतदान होगा। फिर 6 से 7 1 घंटे वक्त रखा गया है, काउंटिंग होगा। तो इस तरह से आप अगर इक्वेशन को देखें, जैसे आप सुमित बता रहे थे कि तमाम चीजें, सारी चीजें, बीच में जसवंत सिंह कुछ बोल रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जसवंत सिंह कुछ बाइट दे रहे हैं।
हामिद अंसारी बनाम जसवंत सिंह, मुकाबला चल रहा है उपराष्ट्रपति पद का। चुनाव शुरू हो चुका है। संसद भवन में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें राज्यसभा टीवी के सौजन्य से संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल दिखाई दे रहे हैं। बैलेट बॉक्स रखा हुआ है, मतपेटी जिसको कहा जाता है। मतदान चल रहा है, धीरे धीरे लोग करके जुटने लगे हैं। सुबह 10 बजे वोटिंग का काम शुरू हुआ है। ये पुरानी तस्वीरें जब हामिद अंसारी साहब ने अपना नॉमिनेशन किया था। शमशेर मेरे साथ है, आलोक मेहता जी मेरे साथ है। शमशेर, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा संसद भवन परिसर में थे जब वोटिंग का काम शुरू हुआ। कौन कौन से बड़े लोग हैं जो वोट डाल चुके हैं अब तक? देखिए सुमित, अमिताभ हमारे साथ है, अंदर से वो अभी आए हैं। अमिताभ, ये बताइए कि अंदर वोटिंग शुरू हो, कौन कौन से लोग हैं, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, तमाम नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। शमशेर और लालकृष्ण आडवाणी के कमरे में सुषमा स्वराज और तमाम नेता बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। लेकिन एक तरह से आप मानो तो रिजल्ट जो है, नतीजे पहले से साफ हो चुके हैं। कल जो यूपीए का जो लंच था, जब भोजन था, उसमें जिस तरह से तमाम पार्टियां पहुंची हैं, उससे नतीजे साफ हो गए। और बीजेपी जो कोशिश कर रही थी कि तमाम पार्टियां एकजुट हो जाएंगी, उनके पक्ष में कुछ और वोट आ जाएंगे, तो सबसे पहला झटका उनको बीजेडी ने दिया, जिसने एब्सटेन करने की बात कर दी। लेकिन एक चीज एनडीए के लिए सबसे राहत की बात है, जसवंत सिंह के हार की बात तो तय है कि वो हार जाएंगे, ये बात बीजेपी एनडीए मान रहा है। लेकिन एनडीए एकजुट रहा, शिवसेना जेडीयू ने साथ दिया है। और दूसरी राहत की बात यह कि सबसे बड़ा एआईएडीएमके ने उनका साथ दे दिया है। तो कम से कम जो हार तो तय थी, लेकिन एक दो चीजें हैं जो उनके पक्ष में सामने आ रही। एक चीज अमिताभ, और सबसे बड़ी बात है कि एक बात उठ रही, कहीं जसवंत सिंह को हाशिए पर लाने की पार्टी की ही कोशिश तो नहीं थी, क्योंकि सारा चीज जब तय था तो उनको इस तरह से चुनाव लड़वाने का क्या मतलब निकलता है? देखिए, जहां तक जसवंत सिंह की बात है, पार्टी में वो पहले से हाशिए पे चल रहे थे। आपको याद होगा जिन्ना पर उन्होंने जब किताब लिखी थी, पार्टी से उनको बाहर कर दिया गया था। तो जाहिर है एक वनवास का दौर झेल रहे थे। पार्टी में वापस आने के बाद किसी पार्टी के बड़े पद पर नहीं थे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में नहीं थे। एक तरह से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़के, हो सकता है कि वो खुद चाहते थे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना, क्योंकि 2 महीने पहले से संकेत ये मिल रहे थे कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। तो एक तरह से वो चुनाव लड़के अपना जो वनवास चल रहा है उसको दूर करना चाहते थे। और बीजेपी के बड़े नेता भी ये चाहते थे कि उनको एक नेता कोई साथ मिले जो कि बलि का बकरा शायद बने और यहां पर अपनी एक पहचान के साथ चुनाव लड़े, ताकि उनके समर्थन सामने आए। तो दोनों तरफ से एक बात है कि दोनों तरफ से बराबर का मामला है। जी सुना सुमित, आपने बड़ा सही शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, हो सकता है बलि का बकरा। जी सुमित, बिल्कुल। और ग्रेसफुल एग्जिट की ये बात हो रही है, जो बात अमिताभ इशारे में कह रहे थे। आलोक जी, तो क्या माना जाए जसवंत सिंह का अगले 2 साल में भारतीय राजनीति से या बीजेपी की राजनीति से ग्रेसफुल एग्जिट की तरफ ये पहला कदम है? देखिए सुमित जी, भारतीय राजनीति के यदि पुराने छात्र के नाते हम लोग ये कह सकते, जो उसको देखते रहे पत्रकार के रूप में, कि कब कैसे बदल सकता है आदमी। नरसिंह राव सामान बांध करके जा रहे थे जिस समय उनको प्रधानमंत्री पद बनना पड़ा। तो और जसवंत सिंह भी पुराने खिलाड़ियों में से है। उनको आप ऐसे, ये ठीक है कि इस समय गडकरी कंपनी, जेटली जी, सब लोग यही इसमें थे कि भाई कम से कम इनको एक तरह से कह दिया जाए कि अब आप जैसे रिटायरमेंट, आडवाणी जी के लिए रिटायरमेंट के लिए लोग चाहते रहे कि संन्यास ले ले, ऐसे जसवंत सिंह के लिए। और दूसरा, इसमें आप याद ध्यान दें, राजस्थान में भी अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं 2013 में। ऐसी स्थिति में जसवंत सिंह का वहां भी यदि कुछ थोड़ा बहुत जो असर, चाहे वो कुछ एरिया में भी हो, उसका फायदा मिले। देखिए, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, अगली बार आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, तो उनको लॉलीपॉप भी दे देखिए। संन्यास देते समय जैसे कहते हैं ना, आपको बड़ा सम्मान करके, शाल वाल पहना करके, भगवा कपड़े वपड़े सजाकर, आरती उतार करके, तो आरती उतार करके उनको बलि का बकरा कहने के बजाय कहना चाहिए आरती उतारी गई है, ताकि उनको शालीनता के साथ कहा जाए कि आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप हमारे इस खेल में प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल मत होइए। आलोक जी, यहीं से अगला सवाल भी खड़ा होता है कि केवल जसवंत सिंह की उम्र क्यों देखी जा रही है? वही बुजुर्ग क्यों हुए हैं? उन्हीं की रिटायरमेंट की बात क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी में और भी तमाम बड़े नेता हैं, चाहे लालकृष्ण आडवाणी का नाम ले लीजिए, मुरली मनोहर जोशी का नाम ले लीजिए, या आपके पास नजमा हेपतुल्ला थी जिनको उम्मीदवार बनाया जा सकता था, फिर उन लोगों को क्यों छोड़ दिया गया? देखिए, इसमें सही यही है कि जसवंत सिंह जी पुराने नेता तो हैं ही, उनकी अपनी एक लॉबी भी, यदि आप यदि कहें कि उनका एक महत्व उनको आंकते रहे, उसको उनका महत्व बना रहे, एक उनकी खुद की भी कोई, आपने देखा होगा शुरू में ही वो चले गए थे अपना कैंडिडेट, उन्होंने पार्टी डिक्लेयर करी, उससे पहले लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद लोगों को लगा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, इनको यदि आगे खड़ा कर देंगे, ये सही है आपका भाई। लेकिन डॉक्टर जोशी को भी कुछ हद तक तो पार्टी ने, जबकि वो भी हार नहीं माने हैं, आज भी यदि आप उनसे अकेले में बात करेंगे तो कहेंगे क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री बन सकते। आडवाणी जी ने तो ब्रावो लिख के अपना काम खराब कर लिया है,
लेकिन मुरली मनोहर जोशी तो अभी भी सपना देखते हैं कि नरेंद्र मोदी सुषमा स्वराज न बने तो मैं बन सकता हूं, जबकि संघ और भाजपा में अब लगभग ये हो गया है कि दूसरी श्रेणी जो पंक्ति के नेता हैं उनमें से प्रधानमंत्री बने। जैसे जसवंत सिंह जी प्रधानमंत्री की दौड़ से आउट हो गए, इतना करना आप पक्का मानिए। एक चीज और जानना चाहूंगा आलोक जी आपसे, क्योंकि आप बहुत करीब से भारतीय राजनीति को देख रहे हैं। जसवंत सिंह जी के बारे में हमने बहुत बात की। हामिद अंसारी, कांग्रेस के लिए हामिद अंसारी ही जरूरी क्यों हो गया था उनके नाम को सपोर्ट करना? कांग्रेस के अंदर भी तमाम नेताओं के नाम चल रहे थे, चाहे मोतीलाल वोरा का नाम हो और भी सुशील कुमार शिंदे का नाम था, मीरा कुमार का था। ये तमाम नाम ऐसे कहे जा रहे थे कि जो कांग्रेस इनको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना सकती है, कास्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए। फिर हामिद अंसारी को सेकेंड टर्म क्यों दिया जा रहा है? सुमित जी, आप देखिए जैसे प्रणब मुखर्जी साहब की जो सीनियरिटी थी और उनको राष्ट्रपति बनाना लगभग तरह पार्टी की कुछ हद तक मजबूरी कहिए और कुछ स्वीकार्यता कहिए, क्योंकि वो सबको मैनेज कर रहे थे। उसी तरह से अंसारी जी का यह है कि नॉन कंट्रोवर्शियल है। आप यदि ब्राह्मण को बनाते, वोरा जी का नाम पहले आया ही था, वो तो राष्ट्रपति के लिए भी नाम आया। अब प्रणब मुखर्जी के बनने बाद वो नहीं बन सकते थे। शिंदे जी को बनने पर शिंदे जी की यहां लोकसभा में जरूरत थी, तो इनको लगा कि दूसरे किसी मुस्लिम नेता को, रहमान साहब का भी नाम आया था, तब लगा कि जिनको आंका हुआ है, उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो एक बड़े साफ सुथरी उनकी छवि रही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में भी सभापति के रूप में भी उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई। दूसरा, माइनॉरिटी यदि आप देखें कि ये इसको अच्छा भाग्य कहिए दुर्भाग्य कहिए, देश में ये जो आंकड़ा होने लगा है, जिस पर सवाल आपने किया कि कौन जाति के आधार हो, धर्म के आधार, तो अंसारी जी को उनको सूट करता है कि उत्तर प्रदेश में भी, इसीलिए आप देखिए शुरू में मुलायम सिंह थोड़ा रिलक्टेंट थे रखते हुए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया और ममता जी को भी करना पड़ा। तो चाहे वो माइनॉरिटी का, जबकि माइनॉरिटी नेता नहीं है, अब जाकिर हुसैन या अंसारी साहब को कोई माइनॉरिटी का नहीं कहा जाएगा कि मुसलमान है इसलिए बनना चाहिए, वो अपनी योग्यता के आधार पर बन रहे हैं जी, और अच्छा काम किया। तो ये सबसे सेफेस्ट कांग्रेस जो है, आप देखें कि चाहे मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना हो, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, बिल्कुल। तो नो रिस्क फैक्टर इज फॉर अंसारी। बिल्कुल। ये मतदान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा टीवी के सौजन्य से। इस वक्त संसद भवन के कमरे में वोटिंग का काम चल रहा है। शमशेर सिंह भी मेरे साथ में मौजूद है। शमशेर, एक चीज और खास बात हामिद अंसारी के इलेक्शन में हमने देखी, यूपीए ने, कांग्रेस ने तमाम अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को इकट्ठा किया। कल जो खास लंच हुआ अशोका होटल में, उसमें बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ कि मायावती और मुलायम सिंह दोनों एक जलसे में शामिल हुए। दोनों धुर विरोधी हैं, दोनों कांग्रेस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए जिसमें हामिद अंसारी के लिए वोटिंग की बात होनी थी। तो क्या माना जाए कि कांग्रेस ने सबक सीखा है, या कांग्रेस या यूपीए और मजबूत होकर निकल रहा है इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों के बाद? जी सही कहा सुमित आपने। आप राष्ट्रपति चुनाव से ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने सबक सीखा है, क्योंकि आपको याद होगा जिस तरह से ममता और मुलायम सिंह यूपीए के जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया था। इसके बाद तमाम चीजें हुई थी, फिर हालांकि दोनों आ गए, लेकिन जिस तरह से ये कहें कि एक कोशिश की गई थी कांग्रेस की बाहें मरोड़ने की, इसके अलावा उनके तमाम सहयोगियों की तरफ से, तो एक सबक मिला था कांग्रेस को, बहुत बड़ा सबक मिला था कि अपने सहयोगियों को किस तरह साथ लेकर चलना है, कैसे चलना है। और ये जो बीच का समय रहा राष्ट्रपति चुनाव से लेकर अब तक का, इस बीच में कांग्रेस ने काफी ज्यादा, आप कह सकते हैं, होमवर्क किया, यही कोशिश की कि तमाम उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ हो, और इसके अलावा जो बाहर से, चाहे वो मुलायम सिंह हो या फिर मायावती हो, वो भी उनके साथ हो। और कल के यूपीए का जो लंच था वो देखकर ये कहें कि कांग्रेस बड़ा सुकून के साथ कह सकती है कि सब हमारे साथ है। और बड़ी अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए कि जो एक महीने की जो पूरी एक्सरसाइज थी, जो कोशिश थी, वो रंग लाई थी और सभी लोग पहुंचे थे। काफी मजबूत हुई है यूपीए, कांग्रेस मजबूत हुई है, ये कह सकते हैं कल के लंच के बाद। सुमित, अलग यही से अगला सवाल ही पैदा होता है, मायावती मुलायम सिंह एक साथ एक मंच पर, ममता नाराज चल रही है। ममता को किसी तरीके से आपने समझा लिया, मना लिया, या वो रियलाइज कर गई कि उनसे गलती हो गई थी, वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी एक साथ आ गई। तो क्या ये माना जाए कि अगला 1.5 साल का जो टर्म है वो यूपीए के लिए बहुत सुरक्षित होने वाला है, मनमोहन सिंह के लिए अगले 1.5 से 2 साल, या ये सब क्योंकि अंदर आ चुके हैं, ये सब एक साथ है और इन सब में आपस में इतनी सरफुटबल है कि और परेशानियां बढ़ने वाली हैं? देखिए सुमित जी, सबकी निगाह तो अगले चुनाव पर है, 2014 पर। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं, मुलायम सिंह जी जिस तरह से है, कि 2013 में भी चुनाव हो सकता है। जैसे उनको लिए कि 50 लोग मेंबर पार्लियामेंट को तभी ला सकते हैं जब जल्दी चुनाव हो जाए। मायावती जी जल्दी में नहीं है। कल के उसमें यह संकेत है कि प्रधानमंत्री और जो पूरी सरकार जिसको कहना चाहिए कांग्रेस गठबंधन की, उसमें इन दोनों पर इतना दबाव है कि उन्हें मजबूरी में यूपीए के साथ ही रहना है।
और दूसरा अंसारी जी कैंडिडेट रहते हुए माइनॉरिटी के कैंडिडेट को होते हुए समर्थन नहीं करेंगे, संभव नहीं था। तो ये तात्कालिक समीकरण है, वो नहीं चाहते कांग्रेस को। मैं ये नहीं मानता कि इससे कांग्रेस मजबूत हो रही है। कांग्रेस मजबूत हो जाए, वो एक तरह से कहना चाहिए कंधे पर यदि आप बैठ जाइए, किसी को कंधे कमजोर हो तो वो मजबूत नहीं होते, उसके हो सकता है हड्डी टूटने का खतरा भी है। क्योंकि समाजवादी ये चाहते हैं कि हम समाजवादी के कंधों पर सवारी करें। अब ये ठीक है कि पालकी यदि हो सकता है कि राहुल गांधी की पालकी दोनों उठाएं, मायावती और मुलायम, तब तो राहुल गांधी की फायदा है। यदि वो स्वीकार कर लें कि प्रधानमंत्री के रूप में हम राहुल गांधी को स्वीकार कर लेंगे अगले चुनाव में, ऐसा अभी तत्काल नहीं दिखाई देता। अभी तो दिखता है कि वो कांग्रेस की कंधे पर, और जो उनकी फाइलें हैं, जो उनके घोटाले थे, वो कहीं दबे रहे, वो सामने नहीं आए, सरकार उनको कहीं न कहीं अदालत में बचाए, कभी सीबीआई से बचाए, उसका पूरा फायदा उठा ले और अधिक से अधिक सीटें। मायावती भी अभी हार थोड़ी मानेंगी, उनके भी जहां 4000 से हारा है वो सोचते हैं फिर लोकसभा में फिर 25 वोट लेकर के आ जाऊं। तो दोनों के बीच अब संघर्ष ये होगा कि हम कांग्रेस का सहारा लेकर अधिक से अधिक सांसद ले आएं, ताकि हम फिर डिक्टेट करें कि प्रधानमंत्री हम हो या आप हो, आपके कोई प्रधानमंत्री होगा। तो अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के लिहाज से हामिद अंसारी की जीत कुल मिलाकर आज के उपराष्ट्रपति चुनाव में बहुत आसान दिखाई दे रही है, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, सांसदों को वोट करना है राज्यसभा के, लोकसभा के, और जो गणित बैठता है यूपी और यूपीए के सहयोगियों का, क्योंकि उस सहयोगियों में मुलायम सिंह, मायावती, ममता बनर्जी, एनसीपी, आरएलडी, ये तमाम पार्टियां एक साथ खड़ी है हामिद अंसारी के पीछे, कांग्रेस के पीछे। इस परिस्थिति में उनकी जीत तय दिखाई देती है जसवंत सिंह के मुकाबले। शमशेर सिंह भी मेरे साथ मौजूद हैं और आलोक जी भी हैं। आलोक जी, वही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीजू जनता दल ने दो अलग अलग पैतरे अपनाए इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में। संगमा को उन्होंने सपोर्ट किया और बाकायदा संगमा के लिए उन्होंने बीजेपी से बातचीत भी की और बीजेपी को भी बनाया नवीन पटनायक और उनको भी संगमा के साथ खड़ा किया। लेकिन आज जब बीजेपी का उम्मीदवार है उपराष्ट्रपति के लिए जसवंत सिंह, तो बीजेडी ये कहती है कि हम बाहर रहेंगे, हम एब्सटेन करेंगे, हम वोटिंग नहीं करेंगे। तो किस बात का डर था नवीन पटनायक को जसवंत सिंह को सपोर्ट करने में? देखिए, नवीन पटनायक बहुत ही चतुर और नेता है, और उनको संगमा के साथ जो आदिवासी, जो उन्होंने अपना नारा दिया था प्रारंभ से आदिवासियों के लिए, तो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी समाज का है, और उस दृष्टि से बीजू के लिए, उनके लिए, बीजू जनता दल के लिए आवश्यक था कि वो संगमा का साथ दें, ताकि वो दिखाई दे कि हम ट्राइबल के लिए, चूंकि आज देर सवेर आप चाहे कुछ माने, उनके पिता भी बड़े बड़े नेता थे, तो राष्ट्रीय राजनीति में भी वो चाहे कहते यही है कि मैं उड़ीसा की सेवा करना चाहता हूं, जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं गुजरात की सेवा करना चाहता हूं। जो अडवाणी जी ने लिखा है, कल यदि कोई ऐसा हो तो नायडू हो कि नवीन पटनायक हो, तो वो जैसे कहते हैं अचानक देवगौड़ा का किसने सोचा था बन सकते हैं, तो वो भी अपना एक समीकरण वो ध्यान में रखते हैं। और लेकिन वो बीजेपी से उतना नहीं जुड़ना चाहते। संगमा बीजेपी पार्टी के नेता नहीं थे, इसलिए उनका समर्थन करना आसान था, लेकिन बीजेपी जनता दल वो अपनी वहां पर भी सेक्युलर इमेज, अपनी दूसरी इमेज भी बचाए रखना चाहते, इसलिए उन्होंने बड़ी चतुरता के साथ, और उनको मालूम था यहां हार जीत कुछ होना नहीं है, वहां भी मालूम था कि जीते चलो जीते आदिवासियों का समर्थन हमें मिलता रहे, हम दिखाई दे कि हम आदिवासियों के साथ हैं। ये एक बड़ा कारण था, इससे नवीन पटनायक ने अपना बहुत चतुराई से पासा फेंका। एक और खास बात उपराष्ट्रपति चुनावों की, जो मनोनीत सांसद होते हैं राज्यसभा के, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या फिल्म अभिनेत्री रेखा हो, उनको भी वोट डालने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सांसद वोट नहीं डाल पाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह हक उनको मिला हुआ है। शमशेर मेरे साथ हैं। शमशेर, सचिन तेंदुलकर और रेखा सबकी निगाहें होंगी, क्या ये लोग वोट डालने आ रहे हैं? क्या संसदीय कार्य मंत्रालय राजीव शुक्ला, जो इनको संसद में पहले लेकर आए थे, इस बार उनके टच में है? कोई जानकारी, क्या ये लोग आएंगे वोट डालने के लिए? सुमित, कल राजीव शुक्ला से बात हुई थी, हम लोगों ने यही पूछा था उनसे कि क्या सचिन और रेखा आएंगे वोट डालने के लिए। उन्होंने कहा था कि ज्यादा संभावना है आएंगे, और अभी भी संसद में इस बात की चर्चा है, इस बात की खबर है कि सचिन और रेखा दोनों ही वोट डालने आ सकते हैं। तो ज्यादा उम्मीद करिए कि दोनों आएंगे, क्योंकि राजीव शुक्ला ने भी कहा था, यहां भी खूब चर्चा है, तो उम्मीद यही है कि दोनों ही वोट डालने आएंगे। शमशेर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा मुलायम सिंह जी ने एक ब्लंडर कर दिया था, उन्होंने गलत नाम पे टिक मार्क कर दिया, फिर वो बैलेट पेपर फाड़ दिया, उनके खिलाफ मुकदमा भी लखनऊ की अदालत में किसी ने कर दिया है। इस सब परिस्थिति के बीच मुलायम सिंह यादव आज वोट डालने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जी देखिए, मुलायम आएंगे, यहां पर मुलायम भी आएंगे, कहा जा रहा है मायावती भी आएंगी, मायावती भी यहीं पर हैं, तो तमाम लोग आएंगे। हालांकि अब ये देखना ये होगा कि मुलायम वो गलती तो नहीं ही करेंगे जो पिछले बार किया था उन्होंने, लेकिन मुलायम वोट डालने आएंगे, मायावती आएंगी, और लगातार ये कहें कि खबर ये आ रही है, जैसा मैं सचिन और आपको रेखा के बारे में कह रहा था, वो आएंगे। तो
ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे। सिर्फ अगर एब्सेंट रहेंगे तो बीजेडी के सदस्य नहीं आएंगे, जो कुल मिलाकर 21 हैं, वो नहीं होंगे यहाँ पर। बाकी तमाम सांसद, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, और मुलायम और माया भी आएंगे यहाँ। तो कुल मिलाकर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर जो तमाम इतने दिनों से अटकलें थी वो समाप्त हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो यूपी उम्मीदवार हामिद अंसारी के साथ जाएगी। तो एआईएडीएमके की नेता जयललिता ने कल ये घोषणा कर दी कि वो जसवंत सिंह, एनडीए के उम्मीदवार जसवंत सिंह को उनकी पार्टी वोट करने वाली है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच एक खास तौर पर नजर जाती है। आलोक जी, मेरा सवाल आपसे है, 2014 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम पूरी इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनावों की विवेचना करें तो आपको लगता है कि एक नया रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हमको बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2014 में जब दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के पास जरूरी नंबर नहीं होंगे तो कौन सी छोटी पार्टी किसके साथ चली जाएगी, वो तस्वीर कुछ हद तक वो धुंधल का हटा है? देखिए, बल्कि इससे ज्यादा थोड़ा साफ हो रहा है कि जैसा अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जो क्षेत्रीय पार्टियों की हिम्मत हौसले और बढ़ जाएंगे इस चुनाव के बाद। इस चुनाव तक तो सबने अपना जो आपस में रहे, लेकिन यूपीए एनडीए के समीकरण बदल सकते हैं। कौन किसके साथ जा सकता है, जैसे कांग्रेस भी नीतीश के साथ भी कुछ अपना गठबंधन जोड़ सकती है, और इसी तरह से जो यूपी के साथ शरद पवार कल शिवसेना और भाजपा के साथ दे दें तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए ये 2013-2014 के चुनाव के समय में, दूसरा गुजरात के चुनाव के परिणाम एक बड़ा भारी एक भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस साल के अंत में जब गुजरात के चुनाव हो जाएंगे सुमित जी, तब समीकरण के नया दौर शुरू होगा और तब नया सिलसिला बनेगा। और 2013 में ही ये सब जिसको कहें अंत तक, और इसलिए कई लोग दल तो कोशिश करेंगे 2013 में चुनाव हो जाए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए। यही दल जो आज यूपीए के साथ है कल पैतरा बदल लें, या कांग्रेस को भी लगे कि बहुत अनुकूल हमारे लिए है तो हम ऐसे बदलाव चुनाव की तरफ चले जाएं, जो आज कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ पार्टियां हैं जो चाहेंगी कि 2013 में भी चुनाव हो जाए। बिल्कुल। और मैं शमशेर आपसे पूछना चाहूंगा, एआईएडीएमके ने जिस तरीके से चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो या उपराष्ट्रपति चुनाव हो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दी है, इन परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि वो खुलकर 2014 के चुनाव के पहले या उसके आसपास एनडीए के अंदर भी शामिल हो सकती है? देखिए सुमित, बहुत सही आलोक जी कह रहे थे। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में देखें, जैसे एनसीटीसी का मामला आया था, तो एनसीटीसी में जिस तरह से जयललिता एक और नवीन पटनायक एक तरह से कह सकते हैं कि लीड लिया था। इन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की थी, ममता से बात की थी, नीतीश कुमार से बात की थी, यहां तक कि मोदी से भी बात की थी। इसके बाद जब मुख्यमंत्रियों का यहां कॉन्फ्रेंस हुआ था तो वहां भी जयललिता से मिलने ये तमाम लोग गए थे, नवीन पटनायक गए थे, मोदी गए थे। तो इस तरह की चीजों को अगर आप देखें तो ये वाकई एक नए समीकरण की ओर संकेत करते हैं, एक नए समीकरण बन सकते हैं। क्योंकि अगर 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री अलग अलग दलों से हों, बीजेपी के भी हों, और एक साथ अगर एक मुद्दे को लेकर मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक नया समीकरण जरूर बनेगा। और इसमें जयललिता कहीं न कहीं लीड ले रही है, नवीन पटनायक लीड ले रहे हैं। तो जो भी हालात बन रहे हैं, जिस तरह से नजदीकियां, अगर आप इंडिविजुअल जयललिता की बात करें तो जिस तरह से वो बीजेपी के साथ हमेशा खड़ी रह रही हैं, आप चाहे राष्ट्रपति चुनाव में देखें, राष्ट्रपति चुनाव में देखें, एनसीटीसी पे देखें, और उसके साथ जो मुख्यमंत्री हैं, तो आप किसी भी संभावना से सुमित इनकार नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी बात यह है कि नवीन पटनायक, नीतीश कुमार, जयललिता, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, इनकी जो आपस में कुछ दिनों से अच्छी तालमेल बन रही है, ये एक नए संकेत जरूर देते हैं। तो क्या तीसरा मोर्चा का गठन हो रहा है? आलोक जी, जो शमशेर जिन लोगों के नाम कह रहे हैं, जिन पार्टियों के नाम गिना रहे हैं, क्या वापस वही परिस्थितियां पैदा हो रही है जिसको एक तीसरा मोर्चा कहा जाता है? देखिए, तीसरा मोर्चा तो अलग, यदि उस तरह से देखें तो अपडेट पार्टी साथ में आए, ये कुछ हो, ऐसा तो नहीं लगता। ये इनमें से कुछ किसके साथ ज्यादा प्रभावी होकर के आ सकते हैं, कौन किसके साथ जा सकता है, उनके उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसीलिए ये जो बार बार कहा जाए प्रधानमंत्री पहले तय करिए, नीतीश जी जो बात कर रहे हैं, यदि मोदी होने वाले हैं तो आप हमें पहले बता दीजिए, वरना बाद में हम आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। ऐसी स्थिति में ये कहना कि यही सब मुख्यमंत्री एक साथ आ जाएंगे, ऐसा नहीं। मुख्यमंत्री अपने राज्यों में, असल में शमशेर जो बात कह रहे हैं उसमें ध्यान ये दीजिए कि अपने अपने राज्य में कितनी ज्यादा सीटें लाते हैं। जयललिता को भी, जैसे हम सब इतने प्रधानमंत्री की बात कर चुके हैं, कहने को कहते हैं कि वो उम्मीदवार नहीं हो सकती, लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि देवगौड़ा के साथ कोई नहीं था, गुजराल साहब के साथ तो इतने लोग भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में जयललिता कहेंगी भाई दक्षिण भारत से यदि कभी होना है तो उनके जो सपोर्ट रहे वो भी तो चाहेंगे जयललिता भी प्रधानमंत्री हो सकती है। बिल्कुल। और एक टिप्पणी मैं और चाहूंगा आलोक जी आपसे, इस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों में क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने बहुत कुछ खो दिया है? क्या वो यूपीए में बेहद कमजोर हो गई है? निश्चित रूप से वो बहुत इतना एक्सपोज हो गई है, पश्चिम बंगाल में उनके लिए समस्याएं बढ़ सकती थी,
ये ठीक है कि उन्होंने बाद में अब ठीक कर लिया है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों समर्थन देकर के, जैसे कहते हैं नतमस्तक होकर के केंद्र के साथ तालमेल रख करके और अपनी पार्टी को बचाने में वो बाद में सफल हो गई हैं। शुरू में उन्होंने जरूर अपनी इमेज जो बढ़ी हुई उनकी इमेज थी वो गड़बड़ा दी। बिल्कुल, ये मानना चाहिए कि जो उन्होंने गलती की, अगर गलती की तो उससे उन्होंने सबक भी सीखा और बाद में उन्होंने काफी कुछ परिस्थितियों को अपने हक में, अगर खिलाफ नहीं होने चाहिए तो अपने हक में करने की कोशिश करती जरूर दिखाई दी। आलोक जी, आपका और शमशेर आपका दोनों का शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।